हाय फ्रेंड्स, ये एनएलएम का छठा लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। वैसे ये इंट्रोडक्शन का लेक्चर है। इसमें हम लोग फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये जानेंगे और फिर क्वेश्चन टाइप कुछ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रिक्शन फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। कि दो बॉडी जब कांटेक्ट में आएगा और कांटेक्ट में जब एक दूसरे पे मूव करेगा तो वो दोनों बॉडी कांटेक्ट में एक दूसरे पे एक फोर्स लगाता है जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। जैसे ये पेन अगर हवा में है, ऐसे हवा में गिर रहा है, ये किसी भी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है तो इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। जब दो बॉडी कांटेक्ट में आता है और कांटेक्ट में अगर मोशन हुआ या फिर मोशन होने की टेंडेंसी में आया बॉडी, तो वहां पे कांटेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। और इसका डायरेक्शन देखिए, अभी समझाते हैं। इसका डायरेक्शन अलोंग द कांटेक्ट सरफेस होता है। कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल होता है इस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। अलोंग द कांटेक्ट सरफेस। कांटेक्ट सरफेस के अलोंग ही इस फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है। आइए देखिए, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे कोई बॉडी रखा हुआ है, इसका मास है m। ठीक, इस बॉडी के वेट का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड mg और इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन कॉमन कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n। और इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो इस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन और mg बराबर होंगे। अगर यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी इस कांटेक्ट में, इस सरफेस और बॉडी के बीच का जो ये कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट में ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा या फिर मूव करने की कोशिश करेगा। तो इस बॉडी पे ये नीचे वाला सरफेस फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस कॉमन कांटेक्ट सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में, मोशन के अपोजिट। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। ठीक, यही लिखा है यहाँ पे, अलोंग द कांटेक्ट सरफेस, कांटेक्ट सरफेस के अलोंग। और इस फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा कि कांटेक्ट में दबाव कितना है, नॉर्मल रिएक्शन कितना है, उस नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है ये फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ पे लिखते हैं फ्रिक्शन फोर्स प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होगा। और इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट आएगा म्यू। ये म्यू है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगा कि कांटेक्ट में कौन कौन सा सरफेस है। ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है ये म्यू। यहाँ पे अगर हैंड पे एक दूसरा हैंड है तो यहाँ पे कांटेक्ट में हैंड का सरफेस है तो म्यू का वैल्यू कुछ होगा। और यहीं पे अगर इस हैंड पे मार्कर को रख दूं तो अब यहाँ पे मार्कर और हैंड के बीच के कांटेक्ट में मार्कर का सरफेस और हैंड का सरफेस है, तो सरफेस चेंज कर गया तो म्यू भी चेंज कर जाएगा। तो कॉमन कांटेक्ट में कौन कौन सा सरफेस है
उस सरफेस पे डिपेंड करता है ये म्यू। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिपेंड ऑन कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेसेस। कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करता है ये म्यू। ठीक, तो यहीं पे इस फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू पूछेंगे तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो इस सरफेस का जो म्यू होगा वो इंटू ये नॉर्मल रिएक्शन, इस कॉमन कॉन्टैक्ट में दबाव कितना है, ये दबाव। ठीक, तो आइए इस मैग्नीट्यूड को लेके थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें और कुछ कुछ देखते हैं। तो देखिए अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये तो मान लीजिए कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पे एक बॉडी है, इसका मास 5 kg ले लेते हैं और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 ले लेते हैं। यहाँ पे म्यू इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू का यूनिट होगा फोर्स बाय फोर्स यानी कि न्यूटन बाय न्यूटन, तो ये कट जाएगा, तो म्यू का कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये म्यू यूनिट लेस है, यूनिट लेस होगा ये म्यू, इसलिए यहाँ पे म्यू का वैल्यू 0.4 है और इसके सामने कोई यूनिट नहीं दिख रहा है। ठीक, तो इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू 0.4 और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से निकलेगा, इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड mg और नॉर्मल रिएक्शन कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में n। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू मास है 5 kg और g का वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन 5 इंटू 10 50 न्यूटन आएगा, 50 न्यूटन। तो यहाँ पे पॉइंट से ये 0 कट जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स आएगा 5 इंटू 4 20 न्यूटन। यानी कि इस बॉडी को अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स बाहर से, तो ये बॉडी इस कांटेक्ट में इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा या फिर मूव करेगा, तो इस बॉडी पे इस कांटेक्ट में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा फ्रिक्शन, और ये फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन आया है। ठीक ठीक, तो यहाँ पे अगर इस एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन करेंगे तो इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स इसी डायरेक्शन में हो जाएगा 15 न्यूटन का, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में चलने लगेगा। तो कभी ऐसा देखे हैं कि इस बॉडी पे अगर आगे की तरफ थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी पीछे की तरफ थोड़ी चलने लगेगा। इस बॉडी पे अगर आगे की तरफ एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन ऐसे देंगे और पीछे की तरफ 20 न्यूटन है, तो ये बॉडी पीछे की तरफ चलने लगेगा, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन है तो इस डायरेक्शन में भी 5 न्यूटन होगा, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन करेंगे तो इस डायरेक्शन में भी 10 न्यूटन होगा, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन करेंगे तो इस डायरेक्शन में भी 20 न्यूटन होगा, और इस डायरेक्शन में 22 न्यूटन कर देंगे तब भी इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन ही होगा, क्योंकि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है कि 20 न्यूटन तक ये लग सकता है, 20 न्यूटन से ज़्यादा ये लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं जाएगा। तो ये इस एक्सटर्नल फोर्स को अगर मोर देन 20 न्यूटन करेंगे तो ये बॉडी आगे की तरफ चलने लगेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, एफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन और एफ नेट और एक्सीलरेशन ए।
अगर एक्सटर्नल फोर्स 2 न्यूटन देंगे तो फ्रिक्शन भी पीछे 2 न्यूटन लगेगा और नेट फोर्स इस बॉडी पे 2 और 2 0 हो जाएगा, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगा तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा। लेकिन यहीं पे अगर एक्सटर्नल फोर्स 15 न्यूटन देंगे तो फ्रिक्शन भी 15 न्यूटन का आएगा और नेट फोर्स अभी भी 15 और 15 0 होगा, तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा, बॉडी रेस्ट पे है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन देंगे तो फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन का आएगा, तो एक्सटर्नल 20 फ्रिक्शन 20, तो नेट फोर्स अभी भी बॉडी पे 0 है, तो बॉडी का एक्सीलरेशन अभी भी 0 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे 22 न्यूटन दे देंगे, एक्सटर्नल फोर्स 22 न्यूटन देंगे और पीछे की तरफ इसका लिमिट है 20 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स तो 20 न्यूटन ही रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स का लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 20 न्यूटन है, तो ये 20 न्यूटन ही रहेगा पीछे के डायरेक्शन में, और आगे के डायरेक्शन में दे दिए हैं 22 न्यूटन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन 20 न्यूटन ही रहेगा। तो एफ नेट हो जाएगा 22 माइनस 20, 2 न्यूटन। तो अब एक्सीलरेशन भी आ जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाय एम होता है, तो एफ नेट है 2 न्यूटन और इसका मास है 5 kg, तो एक्सीलरेशन आ जाएगा 2/5 यानी कि 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आएगा। यानी कि इस बॉडी को अगर इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स देंगे तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, 20 तक ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। तो इस तरह से लगता है फ्रिक्शन फोर्स कि एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा, और एक्सटर्नल फोर्स अनलिमिटेड है, बढ़ाते बढ़ाते कितना भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रिक्शन का एक लिमिट है कि फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे एक्सीलरेशन 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है। आइए इसको मिटाते हैं, अब स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एफ बोलेंगे इसको। ये हॉरिजेंटल सरफेस, इस पे कोई बॉडी है, मास m है, नॉर्मल रिएक्शन n, वेट mg, और इस डायरेक्शन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाता है कि जब तक ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इस फोर्स को बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, तो जब तक ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इस बॉडी के मूविंग से पहले जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इस फ्रिक्शन फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक, इसके मोशन से पहले इन दोनों के कांटेक्ट में जो म्यू है उसको म्यू एस बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, और जब यही बॉडी मूव करने लगेगा, जब यही बॉडी आगे की तरफ मूव करने लगेगा, तब इस कांटेक्ट में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के बोला जाता है। और अब इस पे पीछे के डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन समझ में आया। कांटेक्ट में मोशन होते रहेगा, उस वक्त जो कांटेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स रहेगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है, और कांटेक्ट में मोशन के ड्यूरिंग, मोशन के दौरान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा उसको म्यू के यानी कि काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। सरफेस वही है,
सरफेस वही है, बस ये बॉडी मूव करना शुरू कर दिया तो ये म्यू चेंज हो जाएगा। स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कैनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है म्यू के की वैल्यू से, और फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू के ज़्यादा होता है तो एफ एस ग्रेटर होगा एफ के से। ठीक, ज़्यादा अंतर नहीं होता है, थोड़ा सा ही अंतर होता है। और वैसे भी हम लोग समझते हैं कि किसी बॉडी को रेस्ट से चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वही बॉडी जब एक बार चल दिया तो उसको चलाते रहना आसान होता है। किसी बॉडी को रेस्ट से अगर चलाएंगे तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, और वही बॉडी जब एक बार चल दिया तो उसको चलाते रहने के लिए थोड़ा कम फोर्स भी देंगे तो चलता रहेगा, क्योंकि मूव कर जाने पे फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो जाता है रेस्ट पे जो फ्रिक्शन का वैल्यू है उससे। ठीक, तो इस पे आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में और क्लैरिटी आ जाएगा। एक क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस सरफेस का म्यू एस स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है और म्यू के काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे थोड़ा कम होगा तो 0.3 ले लेते हैं, और इसका मास 5 kg। तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg, और नॉर्मल रिएक्शन कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर। तो नॉर्मल रिएक्शन और वेट बराबर होगा, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg बराबर मास का वैल्यू 5 kg और g का वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन 50 न्यूटन आएगा। ये तो यहाँ पे पीछे की तरफ, इस पे आगे की तरफ फोर्स लगाएंगे एक्सटर्नल, और लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ लिमिटिंग ये है चलने से पहले, जब तक ये बॉडी चलेगा नहीं तब तक इस म्यू का यूज करेंगे। तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये है लिमिटिंग फ्रिक्शन की मैक्सिमम इतना लग सकता है। तो मैक्सिमम कितना लग सकता है पीछे की तरफ चलने से पहले, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो 0.4 इंटू 50, तो पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, 5 इंटू 4 20 न्यूटन आएगा। इसको लिमिटिंग बोलिए या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बॉडी 20 न्यूटन जब तक आगे नहीं लगाएंगे तब तक नहीं चलेगा। तो 20 न्यूटन तक म्यू एस का यूज करेंगे। और जब एक बार बॉडी चल दिया, मान लीजिए कि वो एफ एक्सटर्नल फोर्स मोर देन 20 न्यूटन लगा दिए, तो 20 न्यूटन से ज़्यादा लगा देंगे एक्सटर्नल फोर्स तो ये बॉडी मूव करने लगेगा। जब बॉडी मूव करने लगेगा, जब बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा तो पीछे फ्रिक्शन म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ पे है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन जब तक बॉडी चलेगा नहीं तब तक। और यहाँ पे बॉडी चलने लगा है तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे आएगा म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू के है 0.3 और नॉर्मल रिएक्शन 50। तो म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन करेंगे तो पॉइंट से ये 0 कट जाएगा, तो 5 इंटू 3 15 न्यूटन, 15 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स आएगा पीछे जब ये बॉडी मूव करने लगेगा। तो यहीं पे सोचिए कि इस बॉडी को मूव कराने के लिए 20 न्यूटन का फोर्स लगा था, लेकिन जब एक बार मूव करने लगा तो बॉडी पे पीछे फ्रिक्शन आ गया 15 न्यूटन। तो इसको कंटिन्यू मूव कराने के लिए 15 न्यूटन का फोर्स भी देंगे तो ये चलता रहेगा। ठीक, अब यहीं पे इस फोर्स को टाइम का फंक्शन बना देते हैं कि ये फोर्स टाइम पे डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं इस फोर्स का वैल्यू है 2t, यानी कि टाइम बढ़ने पे ये फोर्स बढ़ रहा है।
0 सेकेंड पे t बराबर 0 पे फोर्स 0 है, t बराबर 2 सेकेंड पे फोर्स 2 इंटू 2 4 है, 10 सेकेंड पे 10 इंटू 2 20 है। तो टाइम के साथ ये फोर्स बढ़ रहा है इस डायरेक्शन में। अब अगर यहीं पे पूछ दें कि F एक्सटर्नल और फ्रिक्शन, F एक्सटर्नल और फ्रिक्शन फोर्स का ग्राफ बनाइए, इसका अगर ग्राफ पूछ दें तो क्या होगा? तो देखिए ध्यान से, ये फ्रिक्शन का एक्सिस है, फ्रिक्शन फोर्स का, और ये F एक्सटर्नल फोर्स का एक्सिस है। तो यहाँ पे T के जगह पे 10 सेकेंड रखेंगे तो फोर्स आएगा 10 इंटू 2 20। तो आगे की तरफ T के जगह पे 10 सेकेंड रखेंगे तो 20 न्यूटन का फोर्स आएगा, और पीछे लिमिटिंग वैल्यू है 20। इसका मतलब 10 सेकेंड तक बॉडी चलेगा ही नहीं, क्योंकि 10 सेकेंड तक जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे। और टाइम का वैल्यू अगर 10 सेकेंड से ज़्यादा यहाँ पे 11 रख दें तो 11 इंटू 2 22, और इस डायरेक्शन में 22 और इस डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन है 20। तो अब ये बॉडी इस डायरेक्शन में चल देगा, यानी कि 10 सेकेंड तक बॉडी रेस्ट पे है। तो 10 सेकेंड तक जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही फ्रिक्शन फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। तो 10 सेकेंड तक एक्सटर्नल बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। तो 10 सेकेंड तक ग्राफ ऐसे जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है, और 10 सेकेंड पे फ्रिक्शन का वैल्यू 20 न्यूटन और एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू भी 20 न्यूटन। 10 सेकेंड पे 20 न्यूटन और पीछे भी 20 न्यूटन। और 10 सेकेंड के बाद 11 सेकेंड पर ये 22 न्यूटन हो जाएगा, और फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू 20 न्यूटन था तो ये चल देगा। और जैसे ही ये बॉडी चल देगा तो इस बॉडी पे ये म्यू के काम करने लगेगा, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब ये बॉडी चल देगा तो पीछे की तरफ इस पे फ्रिक्शन आ जाएगा F काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन करेंगे तो ये 15 न्यूटन आता है। पॉइंट से ये 0 कट जाएगा और 5 इंटू 3 15 न्यूटन। ये इतना फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगने लगेगा जब ये बॉडी चल देगा, और चलेगा 10 सेकेंड के बाद। तो 10 सेकेंड के बाद फ्रिक्शन 15 न्यूटन। तो यहाँ पे 10 सेकेंड तक फ्रिक्शन बढ़ा, एक्सटर्नल फोर्स भी बढ़ा, 20 तक पहुँचा फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स, और 10 सेकेंड के बाद ये = 10 सेकेंड है। 10 सेकेंड के बाद जब टाइम का वैल्यू मोर देन 10 सेकेंड हो जाएगा तो फ्रिक्शन का वैल्यू 20 से 15 हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ से घटेगा फ्रिक्शन का वैल्यू और फिर ऐसे स्ट्रेट चला जाएगा। ऐसे कि 10 सेकेंड के बाद आप एक्सटर्नल फोर्स कितना भी बढ़ा लीजिए, बॉडी मूव करने लगा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन 15 ही रहेगा, चाहे एक्सटर्नल फोर्स कितना भी बढ़ा लीजिए। ठीक, तो ये है फ्रिक्शन के एक्सिस पे 15 न्यूटन। ऐसा होगा ग्राफ ऐसे, और 10 सेकेंड के बाद थोड़ा नीचे आएगा, फ्रिक्शन कम हो गया है, और फिर ग्राफ ऐसे कंटिन्यू एक्सटर्नल फोर्स एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा। तो ये है एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शन के बीच का ग्राफ। ठीक, आइए अब इसी में इस बॉडी के एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ देखते हैं। एक्सीलरेशन और टाइम के बीच का ग्राफ, इसको देखिए ध्यान से, समझिए। तो यहाँ पे 10 सेकेंड तक ये बॉडी मूव ही नहीं किया, तो टाइम का वैल्यू अगर लेस देन 10 सेकेंड है तो एक्सीलरेशन 0 होगा, बॉडी में मोशन ही नहीं है। और अगर टाइम का वैल्यू ग्रेटर देन 10 सेकेंड है, टाइम का वैल्यू ग्रेटर देन 10 सेकेंड, तो बॉडी में एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ एक्सीलरेशन आ जाएगा। इसको मिटा देते हैं।
एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ नेट बाय एम। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ नेट आएगा 2t माइनस 20, 2t माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे तो 20 बाय मास 5 kg। तो ये है एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे 2t माइनस अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे तो 20, पर स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक रहेगा तब तक तो बॉडी मूव ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लेना पड़ेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो कि 15 है, 15। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन 10 सेकेंड से पहले तक तो जीरो है। अगर यहाँ पे एक्सीलरेशन वर्सेज टाइम का ग्राफ बनाएं तो टाइम एक्सिस पे 10 सेकेंड तक जाएंगे, तब तक तो एक्सीलरेशन में कोई हाइट ही नहीं आएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा 10 सेकेंड तक। और 10 सेकेंड के जस्ट बाद, 10 सेकेंड के जस्ट बाद बॉडी मूव करना शुरू कर देगा। तो 10 सेकेंड के जस्ट बाद काइनेटिक फ्रिक्शन 15 न्यूटन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 15 न्यूटन 10 सेकेंड के जस्ट बाद। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे ही मान लेते हैं कि 10 सेकेंड पे ही मोशन स्टार्ट हुआ ना। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पे, तो 10 इंटू 2 20 माइनस 15 बाई 5। तो ये आएगा 20 माइनस 15 5 बाई 5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आएगा एक्सीलरेशन 10 सेकेंड के जस्ट बाद, यानी कि 10 सेकेंड पे ही समझ लीजिए इसको। तो 10 सेकेंड के जस्ट बाद यानी कि 10 सेकेंड पे ही एक्सीलरेशन का ये हाइट आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और यहाँ के बाद ग्राफ इस इक्वेशन के हिसाब से बनेगा 10 सेकेंड के बाद, क्योंकि 10 सेकेंड पे ही एक्सीलरेशन आ गया है, 10 सेकेंड पे ही बॉडी मूव किया है, मूव करना शुरू कर दिया है। तो एक्सीलरेशन आ गया है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो 10 सेकेंड के बाद इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर ग्राफ बनाएं यहाँ से 10 सेकेंड के बाद, तो ये आएगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आएगा। एक्सीलरेशन इक्वल टू 2/5 यानी कि 0.4t माइनस 15/5 3 ये। तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा 0.4t माइनस 3। ये y इक्वल टू mx माइनस c जैसा इक्वेशन है, तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे। ये है एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, ऐसे और फिर ऐसे। तो देखिए ध्यान से, इसको समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस के बारे में अलग अलग मेंशन नहीं किया गया हो, तब तक म्यू एस और म्यू के को इक्वल ही मानेंगे। जैसे अगर यहाँ पे एक किसी सरफेस पे एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, तो अभी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस लेंगे, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और यही बॉडी जब मूव करने लगेगा तो इस कांटेक्ट में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के लेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में म्यू एस और म्यू के को अलग अलग मेंशन नहीं किया गया हो, तो वहाँ पे म्यू एस और म्यू के को इक्वल ही मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रेस्ट पे है वही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मोशन में भी मान लेंगे। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, म्यू एस और म्यू के को सेम ही मानेंगे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है अलग अलग। तो आइए अब एंगल ऑफ इम्पोज या रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है ये देख लेते हैं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इसको अल्फा से डिनोट करेंगे, और एक है एंगल ऑफ इम्पोज या एंगल ऑफ रिपोज।
ठीक, ये मान लीजिए हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे एक बॉडी रखा हुआ है, इसका मास m है। तो नॉर्मल रिएक्शन कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इसको अगर इस डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो फ्रिक्शन इस बॉडी पे इस कॉन्टैक्ट में पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि ये बॉडी आगे की तरफ मूव करना चाहेगा इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ। ये है फ्रिक्शन का डायरेक्शन। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, ये फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ कुछ ना कुछ है, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg, ये है। म्यू का वैल्यू भी कुछ ना कुछ होगा, म्यू भी है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी है, म्यू भी है, फिर भी फ्रिक्शन जीरो हो सकता है अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स इस बॉडी पे नहीं लगाएं तो, क्योंकि कांटेक्ट में मोशन करना चाहेगा तभी तो फ्रिक्शन आएगा। या तो कांटेक्ट में मोशन करना चाहेगा या फिर मोशन होगा कांटेक्ट में, तभी तो फ्रिक्शन आएगा। अगर मोशन नहीं चाह रहा है, पहले से ऑलरेडी रेस्ट पे है ये बॉडी, मोशन के टेंडेंसी में भी नहीं है, तो इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन भी नहीं होगा। म्यू और नॉर्मल रिएक्शन को नॉन जीरो होते हुए भी फ्रिक्शन जीरो हो सकता है, यानी कि म्यू नॉन जीरो है, नॉर्मल रिएक्शन नॉन जीरो है, फिर भी फ्रिक्शन जीरो हो सकता है। ठीक, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। फ्रिक्शन फोर्स तभी लगता है जब एक्सटर्नल फोर्स बाहर से इस बॉडी पे लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन और म्यू होते हुए भी फ्रिक्शन जीरो होगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आइए अब इसमें एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होगा वो और नॉर्मल रिएक्शन के बीच के इस एंगल को, इसको अल्फा बोल देते हैं, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक, तो यहाँ से ये tan अल्फा निकाला जा सकता है। फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये है, तो इस फ्रिक्शन फोर्स है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको यहाँ से पैरेलली यहाँ अगर चिपका दें ऐसे, तो यही है फ्रिक्शन। इसको पैरेलली यहाँ से उठा के यहाँ लाए हैं, तो यहाँ से tan अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर में है फ्रिक्शन और बेस में है नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन। और फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल से नॉर्मल कट जाएगा और tan अल्फा इक्वल टू म्यू आएगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आएगा। ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन के रिजल्टेंट के बीच का ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ठीक, अब देखिए एंगल ऑफ इम्पोज या फिर एंगल ऑफ रिपोज। तो ये हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे कोई बॉडी ऐसे रखा हुआ है, इसका मास m है, और जब इस हॉरिजेंटल सरफेस को हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे ऐसे उठाएंगे तो ये बॉडी ऐसा हो जाएगा, फिगर ऐसा हो जाएगा इसका। हॉरिजेंटल के साथ किसी एंगल पे उठा लेंगे अगर इस सरफेस को, तो ये मास यहाँ आ जाएगा। तो ये मास डाउन द प्लेन मूव करने के टेंडेंसी में आ जाएगा। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में आ जाएगा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेट का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, और वेट का ये कंपोनेंट mg sin थीटा। ठीक, तो अगर इस इंक्लाइंड प्लेन में फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में mg sin थीटा की वजह से मूव कर जाएगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो फ्रिक्शन नहीं होने पे इधर मूव करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन होगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन लेने का ये कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखिएगा कि विदाउट फ्रिक्शन
विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के बॉडी कांटेक्ट में जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रिक्शन होने पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। ये कॉन्सेप्ट भी अच्छा है फ्रिक्शन का डायरेक्शन के लिए। तो किसी भी बॉडी पे फ्रिक्शन फोर्स को सबसे लास्ट में इंडिकेट करेंगे, क्योंकि विदाउट फ्रिक्शन देखेंगे कि बिना फ्रिक्शन के बॉडी किस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है, उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लेना है। तो सबसे लास्ट में फ्रिक्शन फोर्स को इंडिकेट करेंगे बॉडी पे, विदाउट फ्रिक्शन, बिना फ्रिक्शन के जिधर मूव करना चाहेगा उसके अपोजिट में। ठीक, तो यहां से ये एंगल निकालना है। एंगल को और बढ़ाएंगे, एंगल को अगर और बढ़ाएंगे, यहाँ पे एंगल बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, तो साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि साइन 0 0 और साइन 90 1। तो थीटा बढ़ने पे साइन थीटा बढ़ता है, तो थीटा बढ़ने से mg साइन थीटा का वैल्यू बढ़ेगा, और थीटा बढ़ने से कॉस थीटा का वैल्यू घटेगा, क्योंकि थीटा बढ़ने से कॉस थीटा घटता है। क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, और थीटा बढ़ा के 90 पे लेके चले जाएंगे तो कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाता है। तो थीटा बढ़ने से कॉस थीटा का वैल्यू घटता है, और फ्रिक्शन यहाँ पे आएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल। तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg cos थीटा, mg cos थीटा, ये है फ्रिक्शन। तो थीटा बढ़ने से cos थीटा घटेगा, यानी कि फ्रिक्शन का वैल्यू घटेगा। तो एक चीज यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये थीटा को अगर बढ़ाएंगे तो mg sin थीटा बढ़ रहा है और फ्रिक्शन घट रहा है, तो ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करने के टेंडेंसी में आ जाएगा। जिस वक्त ये mg sin थीटा और म्यू mg cos थीटा बराबर हो जाएगा, उस वक्त ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करने के टेंडेंसी में आ जाएगा। और अगर उस एंगल से और थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा देंगे तो mg sin थीटा भारी पड़ जाएगा इस म्यू mg cos थीटा पे, तो बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव कर जाएगा। तो वही निकालना है यहाँ पे कि किस एंगल पे ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करने के टेंडेंसी में आ जाएगा। तो इन दोनों फोर्स को इक्वल कर देते हैं। इन दोनों फोर्स को इक्वल करने से एक थीटा मिलेगा, और बोलेंगे कि इस थीटा से अगर थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा देंगे तो ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव कर जाएगा। तो इन दोनों फोर्स को बराबर कर देते हैं, तो mg sin थीटा बराबर म्यू mg cos थीटा। ये तो यहाँ से mg से mg कट जाएगा, और साइन और ये cos इसके बाय में आएगा, तो साइन बाय cos tan थीटा इक्वल टू म्यू, tan थीटा इक्वल टू म्यू, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। ये आया एंगल ऑफ इम्पोज। यानी कि अगर मैं इस मार्कर को इस कॉपी की सरफेस पे ऐसे रख दूं, ये कॉपी अभी हॉरिजेंटली है। अब अगर मैं इस कॉपी को हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल पे ला दूं, एंगल बढ़ाना शुरू करूं हॉरिजेंटल के साथ, तो ये मार्कर मूव करने के टेंडेंसी में आएगा। देखते रहिए। मूव करने की टेंडेंसी में आ गया, मूव कर भी गया। तो हॉरिजेंटल के साथ अभी ये कॉपी जितना एंगल पे है, उसी एंगल को एंगल ऑफ इम्पोज बोला जाता है। हॉरिजेंटल के साथ जिस एंगल पे इस पे रखा हुआ बॉडी मूव करने के टेंडेंसी में आ जाए, उस एंगल को एंगल ऑफ इम्पोज बोला जाता है, या फिर एंगल ऑफ रिपोज बोला जाता है। ठीक, और ये एंगल ऑफ रिपोज tan इनवर्स म्यू होता है। इसका यूज करके हम लोग दो सरफेस के बीच का म्यू निकाल सकते हैं। यहीं पे अगर इस कॉपी और मार्कर के बीच का म्यू निकालना हो, तो इस मार्कर को कॉपी पे रख देंगे ऐसे, और कॉपी को हॉरिजेंटल के साथ धीरे धीरे कुछ एंगल पे ले जाएंगे, तो किसी न किसी एंगल पे ये मार्कर मूव करने की टेंडेंसी में आ गया। तो अभी नाप लेंगे कि ये एंगल हॉरिजेंटल के साथ इस कॉपी के प्लेन का एंगल कितना है, और ये एंगल यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे थीटा के जगह पे, तो म्यू मिल जाएगा इस कॉपी और मार्कर के बीच का। ठीक, तो ये फॉर्मूला बहुत यूजफुल है।
एंगल ऑफ इम्पोज से हम लोग किसी भी दो सरफेस का म्यू पता कर सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पता कर सकते हैं। ठीक, तो इसको देखिए ध्यान से। आइए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। एक कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। ये हॉरिजेंटल सरफेस, इससे थीटा एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पे एक बॉडी है। ठीक, तो इस बॉडी के वेट का जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल कंपोनेंट होगा ये होगा mg साइन थीटा, और इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेट का कंपोनेंट होगा ये होगा mg कॉस थीटा, और ये थीटा है ये एंगल। यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन। विदाउट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं होने पे ये बॉडी इस डायरेक्शन में स्लाइड करेगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा, और फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे बराबर होगा mg cos थीटा के, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है तो फोर्स बैलेंस होगा। यहाँ पे इस बॉडी पे नेट फोर्स इस डायरेक्शन में तो जीरो है, तो यहाँ पे नेट फोर्स होगा F नेट, नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस है, और इस इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग मान लेते हैं समझने के लिए mg साइन थीटा ज़्यादा है उस फ्रिक्शन से, म्यू इंटू नॉर्मल से, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो एफ नेट आएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू है mg cos थीटा, mg cos थीटा। ठीक, और एफ नेट बराबर होता है ma मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन नेट फोर्स के डायरेक्शन का ही होगा यहाँ पे, तो ma इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। m से m कट जाएगा, और एक्सीलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ये आएगा g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, और g कॉमन आ गया है तो म्यू cos थीटा। ये है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सीलरेशन का वैल्यू जब फ्रिक्शन भी मौजूद होगा इस इंक्लाइंड प्लेन में तो। ठीक, और मान लेते हैं कि ये फ्रिक्शन इस इंक्लाइंड प्लेन में नहीं है, ये इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो ये वाला टर्म नहीं आएगा, ये फोर्स नहीं आएगा, ओनली ये फोर्स होगा, तो एफ नेट यही होगा, और एफ नेट बराबर ma करेंगे तो मास से मास कटेगा, और एक्सीलरेशन का वैल्यू g साइन थीटा, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू g साइन थीटा ये होगा इफ म्यू इक्वल टू जीरो, यानी कि सरफेस अगर स्मूथ हो, फ्रिक्शन नहीं हो इसमें, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू g साइन थीटा। ठीक, तो इसको देखिए ठीक से, इन दोनों को याद रखिएगा। इस पे अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है कि हॉरिजेंटल के साथ 37 डिग्री पे एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस इंक्लाइंड प्लेन का लेंथ 4 मीटर है, ये यहाँ से 2 मीटर तक रफ है, यानी कि इसमें फ्रिक्शन है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू 0.5 है, और यहाँ से 2 मीटर तक ये स्मूथ है, इसमें फ्रिक्शन नहीं है। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पे यहाँ से अगर किसी बॉडी को रिलीज करेंगे, यहाँ से अगर किसी बॉडी को रिलीज करेंगे, छोड़ेंगे, तो उस बॉडी का वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन यहाँ आते आते कितना होगा, ये वेलोसिटी पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये है क्वेश्चन। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसमें फ्रिक्शन नहीं है, तो यहाँ से यहाँ तक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन जो एक्सीलरेशन होगा वो g साइन थीटा होगा, अभी अभी हम लोग देखे हैं, विदाउट फ्रिक्शन g साइन थीटा, और फिर यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्सीलरेशन होगा वो g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये होता है फ्रिक्शन होने पे, अभी अभी देखे हैं। तो एक्सीलरेशन यहाँ से यहाँ तक g साइन थीटा, और यहाँ से यहाँ तक g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये होता है।
तो यहाँ से यहाँ तक पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो इस पॉइंट का वेलोसिटी मिलेगा, और फिर यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो इस पॉइंट का वेलोसिटी मिलेगा। तो इसको अभी मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट, इसको मान लेते हैं फाइनल पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, इनिशियली रेस्ट से चला है बॉडी, रिलीज किया गया है बॉडी को वहाँ पे, और एक्सीलरेशन का वैल्यू g साइन थीटा, g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5, तो 5 से ये कटेगा 2 इंटू 3 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया एक्सीलरेशन यहाँ से यहाँ तक, और इस पॉइंट का वेलोसिटी फाइंड करना है, और इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का ये लेंथ अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन ये 2 मीटर है, तो s इक्वल टू 2 मीटर है, और यहाँ का v पता करना है इस पॉइंट का वेलोसिटी। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी आएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, क्योंकि टाइम पता नहीं है यहाँ से यहाँ आने तक का, तो टाइम वाला इक्वेशन नहीं लेंगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं। तो v स्क्वायर ये पता करना है, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 2 एक्सीलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड, और s इसको आना है 2 मीटर डाउन 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 6 24, तो v का वैल्यू √24 मीटर पर सेकेंड ये आया। v स्क्वायर इक्वल टू 24, तो v इक्वल टू √24। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी है √24 मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, इसको अब इनिशियल पॉइंट मानते हैं, इसको फाइनल पॉइंट मानते हैं। तो इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी है √24 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा मिटा देते हैं, u है अब की बार इस इनिशियल पॉइंट पे √24 मीटर पर सेकेंड, और v पता करना है, यहाँ का वेलोसिटी पूछा जा रहा है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक्सीलरेशन होगा g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये तो g का वैल्यू 10 और साइन 37 डिग्री का वैल्यू 3/5 माइनस म्यू का वैल्यू है 0.5 इंटू कॉस 37 डिग्री, कॉस 37 डिग्री का वैल्यू 4/5। ये तो पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो इस पे एक 0 आएगा, तो 5 से इसको कट करेंगे तो 10, तो ये आया 10 इंटू 3/5 माइनस 4/10। यहाँ से इन दोनों में से 10 एलसीएम लेंगे तो 5 इंटू 2 10 और 2 इंटू 3 6 माइनस 4, और ये 10 यहाँ पे इंटू में है, तो यहाँ पे 10 से 10 कटेगा और एक्सीलरेशन मिलेगा 6 माइनस 4 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आएगा बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से। तो यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ से यहाँ तक सरफेस स्मूथ था, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से यहाँ तक आया बॉडी, और यहाँ से यहाँ तक सरफेस में फ्रिक्शन है, तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी ओनली 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आया है। तो फ्रिक्शन आएगा तो एक्सीलरेशन कम कर देगा मोशन का, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर से वही इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो v पता करना है, u स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो √24 का स्क्वायर करेंगे तो 24 मिलेगा, प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन भी 2 मिला है, और s यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी 2 मीटर है, तो 2, तो v का वैल्यू आएगा v स्क्वायर इक्वल टू 24 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 8, तो v इक्वल टू 32 इस पे रूट आएगा,
इतना मीटर पर सेकेंड। ये होगा इस बॉडी का वेलोसिटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इस पॉइंट पे, लास्ट इस पॉइंट पे √32 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी होगा इस बॉडी का। ठीक, तो इसको देखिए, ठीक से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि हॉरिजेंटल के साथ 37 डिग्री के एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन है। इस प्लेन पे दो बॉडी है, एक बॉडी ये 1 kg और एक और बॉडी है 2 kg का। ठीक, इसका मास मान लेते हैं m1 है, इसका m2 है। और इस सरफेस में इस बॉडी और सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है और 2 kg के बॉडी और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है। ठीक, तो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला g × sin थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे म्यू अगर ज़्यादा हुआ तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, क्योंकि माइनस म्यू कॉस थीटा है। तो अगर म्यू ज़्यादा हुआ तो एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, और म्यू कम हुआ तो एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस बॉडी और सरफेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है और 2 kg वाले बॉडी और सरफेस के बीच का फ्रिक्शन 0.3 है। तो एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा होगा? जिसका म्यू कम होगा उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो म्यू कम है इस कांटेक्ट में, तो इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में ज़्यादा होगा। अगर दोनों बॉडी को सेपरेटली अलग अलग यहाँ पे छोड़ दें, ये पहला बॉडी ये दूसरा बॉडी, तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में और इस बॉडी का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लेते हैं A1। तो अगर इस तरह से सेपरेटली अलग अलग छोड़ देंगे तो 2 kg वाले का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। तो ये A2 ज़्यादा होगा A1 से। तो अगर अलग अलग ये दोनों बॉडी रहेगा तो इस बॉडी का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इस बॉडी के रिस्पेक्ट में, और दोनों बॉडी को अगर साथ में ऐसे चिपका के तब रिलीज करेंगे इस तरह से, तो ये कांटेक्ट छूटेगा नहीं बल्कि इस कांटेक्ट में दबाव आ जाएगा एक, क्योंकि इस बॉडी का एक्सीलरेशन ज़्यादा है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो ये बॉडी इस पर दबाव लगाएगा। इसका एक्सीलरेशन कम है, ये धीरे धीरे आएगा, ये स्पीड में आना चाहेगा, तो दोनों के कांटेक्ट में एक दबाव होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो यही दबाव फाइंड करना है, इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, दबाव कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो आप ध्यान से देखिए, दोनों बॉडी को अगर ऐसे बनाएंगे तो इस बॉडी पे ये दबाव इस डायरेक्शन में होगा और इस बॉडी पे ये दबाव इस डायरेक्शन में होगा। दबाव का वैल्यू दोनों बॉडी पे इक्वल आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये दबाव यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है, तो दोनों बॉडी पे आएगा इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब देखिए इसको, अब अगर इस बॉडी पे न्यूटन का लॉ लगाएंगे तो अगर इस पहले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो ये पहला बॉडी है, इस पे इस डायरेक्शन में m1g साइन थीटा है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। नॉर्मल रिएक्शन, इस कांटेक्ट का दबाव भी इस बॉडी पे इसी डायरेक्शन में होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ये n, और इस बॉडी का मोशन है इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। तो इस कांटेक्ट में फ्रिक्शन लगेगा इस पे अप द इंक्लाइंड प्लेन, ये डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन का, और फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन है इस कांटेक्ट का।
तो इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ये होगा और इस डायरेक्शन में इसके वेट का जो कंपोनेंट होगा वो m1g cos थीटा। इसी तरह से इस बॉडी पे भी देख सकते हैं, इस कांटेक्ट में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, दबाव होगा, वो 2 kg पर इस डायरेक्शन में n2 बोल देते हैं, इसको n1 बोल देते हैं, और इसके वेट का जो ये कंपोनेंट होगा, इस 2 kg के वेट का ये कंपोनेंट, ये m2g cos थीटा। ये तो यहाँ पे इस बॉडी पे फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन कितना है, तो इस कांटेक्ट में नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा m1g cos थीटा के। तो यहाँ से फ्रिक्शन आएगा म्यू m1g cos थीटा। तो इस बॉडी पे अगर न्यूटन का लॉ लगाएंगे F नेट बराबर ma, तो इस पे F नेट आएगा इस डायरेक्शन में m1g sin थीटा और इसी डायरेक्शन में नॉर्मल, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन ये, तो F नेट आएगा m1g sin थीटा प्लस नॉर्मल माइनस म्यू m1g cos थीटा। m1g sin थीटा प्लस नॉर्मल रिएक्शन, इस कांटेक्ट का नॉर्मल ये है, माइनस फ्रिक्शन फोर्स म्यू m1g cos थीटा, और यहाँ पे म्यू है 0.4 और यहाँ पे म्यू है 0.3, तो इसको म्यू 1 बोल देते हैं 0.4 और इसको म्यू 2 बोल देंगे। तो ये है F नेट, ये बराबर आएगा m1 इंटू a। ठीक, तो इसको मानते हैं पहला इक्वेशन। और इस बॉडी पे अब न्यूटन का लॉ लगाएंगे, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स है। इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएं तो ये है 2 kg, इस पे इस डायरेक्शन में होगा m2g sin थीटा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन म्यू 2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन n2, और एक इस कांटेक्ट का दबाव जो इस 2 kg पे इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा n, और इस बॉडी का मोशन है इस डायरेक्शन में, तो F नेट लिखा जाएगा m2g sin थीटा, m2g sin थीटा माइनस नॉर्मल और माइनस म्यू 2 n2, तो म्यू 2 और n2, ये n2 का वैल्यू m2g cos थीटा, m2g cos थीटा। तो ये है F नेट ऑन 2 kg वाला बॉडी, 2 kg वाले बॉडी पे ये है F नेट, और F नेट बराबर मास m2 इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पे ये एक्सीलरेशन है इस बॉडी का इस डायरेक्शन में, और ये एक्सीलरेशन है इस बॉडी का इसी डायरेक्शन में, और दोनों बॉडी यहाँ पे साथ साथ आ रहा है, तो दोनों का एक्सीलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इक्वल होगा। तो यहाँ से 2 इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से इन दोनों बॉडी के साथ साथ वाला एक्सीलरेशन और इस कांटेक्ट में जो दबाव है, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों वेरिएबल निकाला जा सकता है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया कि 2 बॉडी साथ साथ चल रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे, एक बॉडी दूसरे को छोड़ के नहीं भाग रहा है, तो दोनों बॉडी के कांटेक्ट में एक दबाव होगा, वो दबाव इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसको ठीक से समझिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो देखिए अगला कॉन्सेप्ट, हॉरिजेंटल के साथ मान लेते हैं थीटा एंगल पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस पे एक बॉडी रखा हुआ है, इसका मास है m। तो इस पे कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, और इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, और वेट का ये कंपोनेंट mg cos थीटा, और वेट का एक और कंपोनेंट होगा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में mg sin थीटा। ठीक, और अगर इस सरफेस में फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा।
लेकिन इसमें फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन अप द इंक्लाइंड प्लेन लगेगा इस पे, और इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है कि मैक्सिमम इतना लग सकता है। ठीक, तो इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस है, मोशन होगा नहीं इस डायरेक्शन में, तो नॉर्मल रिएक्शन बराबर mg cos थीटा। और मान लेते हैं अभी कुछ देर के लिए कि म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है mg साइन थीटा से, mg साइन थीटा से, तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शन अभी उतना लग रहा होगा जितना mg साइन थीटा है। mg साइन थीटा यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स बढ़ाएंगे तो फ्रिक्शन और बढ़ेगा, और फोर्स बढ़ाएंगे तो और फ्रिक्शन इधर बढ़ेगा। लेकिन फ्रिक्शन का एक लिमिट होता है, लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगा। पर इस डायरेक्शन में हम एक्सटर्नल फोर्स बाहर से कितना भी दे सकते हैं, एफ एक्सटर्नल। तो क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा कि इस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू डाउन द इंक्लाइंड प्लेन कितना होना चाहिए ताकि ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करने के टेंडेंसी में आ जाए। ठीक, तो जब ये बॉडी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव करने के टेंडेंसी में आएगा उस वक्त mg साइन थीटा और इस फोर्स का वैल्यू इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर आना चाहिए। तो उस वक्त जो एफ एक्सटर्नल होगा वो मिनिमम होगा, क्योंकि एफ एक्सटर्नल तो हम जितना चाहे उतना दे सकते हैं, पर मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स पूछा जा रहा है डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव कराने के लिए। तो mg साइन थीटा प्लस एफ एक्सटर्नल, ये बराबर अगर हो गया म्यू इंटू नॉर्मल के लिमिटिंग फ्रिक्शन के, तो यहाँ से एफ एक्सटर्नल जो आएगा वो मिनिमम फोर्स होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इसको मूव कराने के लिए। ठीक, अगर ये क्वांटिटी इससे ज़्यादा हो गया तब तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव कर ही जाएगा, लेकिन ये क्वांटिटी अगर इसके बराबर हो गया तो उसके लिए जो फोर्स यहाँ पे आएगा वो मिनिमम होगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव कराने के लिए। तो यहाँ से एफ मिनिमम, एफ एक्सटर्नल मिनिमम होगा, एफ मिनिमम का वैल्यू आएगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg साइन थीटा, mg साइन थीटा। तो म्यू और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू mg cos थीटा, mg cos थीटा माइनस mg साइन थीटा, ये आएगा एफ मिनिमम इस ब्लॉक को डाउन द इंक्लाइंड प्लेन मूव कराने के लिए। ठीक, और यहीं पे अगर पूछ दिया जाए कि फोर्स हम इस डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे, फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लगाएंगे, इस बॉडी को अप द इंक्लाइंड प्लेन ले जाना है, तो अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव कराने के लिए ये एक्सटर्नल फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। अगर ऐसा आ गया क्वेश्चन में तो अब ये बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करने की टेंडेंसी में जाएगा क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया है, और फ्रिक्शन का डायरेक्शन कांटेक्ट में मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन अब पलटी मार देगा। तो यहां पे दिखाते हैं, इसको मिटाते हैं। बॉडी अगर इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी में आएगा तो ये फोर्स इसको बराबर होना पड़ेगा mg साइन थीटा, तो पहले से डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जब इसको इस डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ये डायरेक्शन नहीं रहेगा तब फ्रिक्शन का। तो अब इस फोर्स को अकेले इन दोनों पे भारी पड़ जाना चाहिए, तभी ये बॉडी अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव करेगा, या फिर मूव करने की टेंडेंसी में तभी आएगा जब ये एफ एक्सटर्नल इन दोनों के एडिशन के इक्वल होगा। तो मूव करने की टेंडेंसी वाला कंडीशन बनाते हैं, एफ एक्सटर्नल को बराबर होना पड़ेगा mg साइन थीटा प्लस म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा।
इन दोनों के एडिशन के बराबर का अगर यहाँ पे फोर्स दे देंगे कम से कम, तो ये बॉडी मूव करने के टेंडेंसी में आ जाएगा अप द इंक्लाइंड प्लेन। ठीक, और अगर इन दोनों के एडिशन से ज़्यादा फोर्स दे देंगे यहाँ पे, तब तो ये बॉडी पक्का अप द इंक्लाइंड प्लेन मूव कर जाएगा। ठीक, तो देखिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से। आइए आगे बढ़ते हैं, अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ध्यान से देखना, ये इस लेक्चर का लास्ट और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक हॉरिजेंटल सरफेस पे मान लेते हैं एक ब्लॉक रखा है, इसका मास m है। नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ये है कॉमन कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड mg, और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। तो इस पे मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगा। तो इस पे मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाएंगे तो पीछे की तरफ लगेगा ये म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये बॉडी मूव करने की टेंडेंसी में आ जाए या फिर मूव करने लगे? तो इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू कम से कम इतना होना चाहिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर, तभी ये बॉडी मूव करने की टेंडेंसी में आएगा। तो यहाँ पे एफ मिनिमम का वैल्यू मूव करने की टेंडेंसी में लाने के लिए म्यू इंटू नॉर्मल फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। ठीक, यहीं पे अगर ये बॉडी है, सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, इसका मास है m, नीचे mg, और इस बॉडी पे अगर फोर्स ऐसे लगा दूं हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे, तो ये फोर्स कितना होना चाहिए ताकि ये बॉडी इस हॉरिजेंटल सरफेस पे इस डायरेक्शन में मूव करे? तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए इस f का ये कंपोनेंट f cos थीटा होगा। इस f cos थीटा का वैल्यू कम से कम f लिमिटिंग के बराबर होना चाहिए म्यू इंटू नॉर्मल। तो यहाँ पे देखिए इस f का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में भी आएगा f sin थीटा। ठीक, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन और f sin थीटा का एडिशन mg के बराबर होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन प्लस f sin थीटा इक्वल टू mg। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। तो ध्यान से देखिए, नॉर्मल रिएक्शन mg से घट गया, तो नॉर्मल रिएक्शन घट गया तो फ्रिक्शन भी घट गया होगा, क्योंकि फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन घट गया होगा, तो इस फोर्स का ये कंपोनेंट इस बॉडी को इधर खींच सकता है। तो हो सकता है हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे इस बॉडी पे फोर्स लगाने से ये फोर्स म्यू इंटू नॉर्मल से कम लगाना पड़े इस बॉडी को मूव कराने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर यही फिगर ऐसा हो, इस बॉडी को मूव कराने के लिए फोर्स ऐसे लगाया गया है, इस तरह हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे, ये है फोर्स। तो इस फोर्स का ये कंपोनेंट f cos थीटा और ये कंपोनेंट f sin थीटा ये होगा। इस बॉडी पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर अपवार्ड, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन अकेले बराबर होगा f sin थीटा और वेट के, क्योंकि इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू लिखें तो ये आएगा वेट mg प्लस f sin थीटा, mg प्लस f sin थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने से नॉर्मल रिएक्शन mg से ज़्यादा हो गया, बढ़ गया, तो फ्रिक्शन भी बढ़ गया होगा। तो हो सकता है ये f cos थीटा वाला ये कंपोनेंट इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर नहीं भी हो सकता है, और हो भी सकता है। लेकिन यहाँ पे इसको इस तरह से फोर्स लगा के इस डायरेक्शन में मूव कराना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया है। ठीक, तभी तो कहा जाता है कि किसी बॉडी को, अगर ये कोई बॉडी यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और इसमें से एक रॉड निकला है ऐसे,
तो इस बॉडी को मूव कराने के लिए इस रॉड को खींचना चाहिए या धक्का देना चाहिए? इसको मूव कराने के लिए इस रॉड को खींचना आसान होगा या धक्का देना आसान होगा? तो इस रॉड को खींचना आसान होगा इस बॉडी को मूव कराने के लिए, क्योंकि ऐसे में फ्रिक्शन कम हो जाता है, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कम हो जाता है। तो ये F cos थीटा आसानी से इसको खींच लेगा। लेकिन फोर्स अगर इस तरह से लगा दिए, इसको धक्का दे के इधर मूव कराना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन बढ़ गया है। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर ऐसे पूछ दिया कि इस डायरेक्शन में फोर्स कितना होना चाहिए ताकि ये बॉडी मूव करने की टेंडेंसी में आ जाए, डायरेक्शन दिया हुआ है कि फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाना है, तब तो इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होना चाहिए, तभी ये बॉडी मूव करने की टेंडेंसी में आएगा। लेकिन अगर फोर्स का डायरेक्शन मेंशन नहीं है कि आप किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकते हैं, तो बॉडी को मूव कराने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या है? तो फोर्स तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह फोर्स लगा के देखते हैं, इस फोर्स की मिनिमम वैल्यू इसको मूव कराने के लिए हो सकता है म्यू इंटू नॉर्मल से कम आ जाए। ठीक, तो इस तरह से फोर्स लगा के देखते हैं फोर्स की मिनिमम वैल्यू क्या आता है इसको मूव कराने के लिए। ये एक हॉरिजेंटल सरफेस है, इस पे एक बॉडी ऐसे रखा हुआ है, इस पे हम फोर्स लगा दिए इस डायरेक्शन में हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे। इस बॉडी का मास m है, नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट है mg, और इस कॉमन कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, अब इस फोर्स का दो कंपोनेंट लेते हैं, एक हॉरिजेंटल इस डायरेक्शन में ये F cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में F sin थीटा होगा, और इस पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ F लिमिटिंग म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन इसके बराबर होगा, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होगा। तो इस सरफेस के अपवर्ड डायरेक्शन में इस बॉडी पे फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन प्लस F sin थीटा, ये बराबर होना पड़ेगा वेट के mg के। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg माइनस F sin थीटा। इस फोर्स का ये कंपोनेंट यहाँ का दबाव घटा दिया, वेट से घट के mg माइनस F sin थीटा हो गया है। ठीक, तो अब फ्रिक्शन भी कम पड़ जाएगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन F लिमिटिंग म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होता है, और नॉर्मल रिएक्शन अब mg माइनस F sin थीटा हो गया है, mg माइनस F sin थीटा, ये हो जाएगा। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू mg नहीं रहेगा। तो इस बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए इस F cos थीटा का वैल्यू या तो इस म्यू इंटू नॉर्मल से बड़ा होना चाहिए, या फिर F cos थीटा का वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होना चाहिए, तभी ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी में आएगा। ठीक, तो ये F cos थीटा का वैल्यू बड़ा या बराबर होना चाहिए, अगर बराबर भी हो गया तब ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी में आ जाएगा। तो वही कंडीशन देखना है कि ये F, इस फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए इस बॉडी को इस डायरेक्शन में मूव करने की टेंडेंसी में लाने के लिए। तो बराबर इक्वलिटी पर ही इसको सॉल्व कर देते हैं। मूव करने की टेंडेंसी के लिए ये फोर्स निकल जाएगा, ये F cos थीटा बराबर होगा म्यू इंटू नॉर्मल, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन mg माइनस F sin थीटा, ये तो यहाँ से F cos थीटा इक्वल टू म्यू को अंदर घुसा देते हैं, तो म्यू mg माइनस म्यू F sin थीटा। तो यहाँ से F cos थीटा, और इसको इस तरफ लाएंगे तो माइनस है तो प्लस म्यू F sin थीटा इक्वल टू म्यू mg। तो यहाँ से F इक्वल टू म्यू mg बाय F कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा आएगा, और ये cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इसके डिवाइड में आएगा, cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये
तो अब इस F को मिनिमम करना है, तो F मिनिमम होने के लिए ये क्वांटिटी मैक्सिमम होना चाहिए, ये, क्योंकि डेनोमिनेटर में मैक्सिमम होगा तो ये टर्म मिनिमम हो जाएगा, यानी कि फोर्स मिनिमम हो जाएगा। तो इसको मैक्सिमम करना है, तो इसको मैक्सिमम करने के लिए इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर करेंगे तो एक कंडीशन मिलेगा, जिस कंडीशन पे ये टर्म मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इस टर्म को मैक्सिमम करना है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करेंगे तो ये टर्म मैक्सिमम होने का कंडीशन मिलेगा। तो कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस म्यू कांस्टेंट है बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर किए हैं तो एक कंडीशन मिलेगा यहाँ से जिसपे ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगा। तो ये कंडीशन मिलेगा, साइन थीटा उस तरफ जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में, तो ये आएगा साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, और यहाँ से साइन थीटा के बाय में इस कॉस थीटा को लाएंगे तो साइन बाय कॉस टेन थीटा इक्वल टू म्यू, टेन थीटा इक्वल टू म्यू, ये आया, यानी कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, यानी कि ये एंगल मिला। ये एंगल अगर टेन इनवर्स म्यू होगा, ये एंगल अगर टेन इनवर्स म्यू होगा तो इस एंगल पे ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगा, और ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगा तो फोर्स मिनिमम होगा। ठीक, तो यहीं से टेन थीटा इक्वल टू म्यू आया है, यहीं से साइन थीटा और कॉस थीटा निकालते हैं और यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा की जगह पे पुट करेंगे तो फोर्स का वैल्यू मिनिमम मिलेगा। तो आइए देखते हैं, इसको ऊपर मिटा देते हैं थोड़ा। टेन थीटा इक्वल टू म्यू, म्यू बाय 1 मान लेते हैं, और टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर म्यू के बराबर है और बेस 1 है, और हाइपोटेनियस का वैल्यू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 होगा, म्यू स्क्वायर प्लस 1 ये। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा निकाल सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस तो म्यू बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, और कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस है 1 और हाइपोटेनियस अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो 1 बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो ये कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू, तब जो फोर्स मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा, कि इतना फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा इस बॉडी को मूव करने के टेंडेंसी में लाने के लिए। इसको थोड़ा मिटा देते हैं अब। तो यहां से फोर्स इक्वल टू, फोर्स मिनिमम इक्वल टू म्यू एम जी बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू है 1 बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस म्यू साइन थीटा, म्यू और साइन थीटा का वैल्यू म्यू बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 ये। तो यहाँ से एफ मिनिमम मिलेगा म्यू एम जी बाय, इसको अब मिटा देते हैं। तो यहाँ से अगर अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 दोनों में से एलसीएम लेंगे, अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर में आएगा 1 प्लस म्यू इंटू म्यू, यानी कि म्यू स्क्वायर, 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, अगर इसको कट करेंगे इससे तो रूट ऊपर में आ जाएगा, तो ये इक्वल टू म्यू एम जी बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आएगा मिनिमम फोर्स। आप ध्यान से देखिए तो ये क्वांटिटी म्यू एम जी से लेस है,
क्योंकि ये अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये क्वांटिटी मोर देन 1 है, ये क्वांटिटी मोर देन 1 है, तो किसी भी क्वांटिटी को अगर मोर देन 1 से डिवाइड देंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 है और इसको मोर देन 1 यानी कि 2 से डिवाइड देंगे तो ये क्वांटिटी 2 हो जाएगा, तो 4 से 2 हो गया। तो यहाँ पे म्यू एम जी को डिवाइड दिया गया है मोर देन 1 क्वांटिटी से, तो ये क्वांटिटी लेस देन म्यू एम जी होगा। यानी कि इस बॉडी को मूव कराने के लिए मिनिमम म्यू एम जी बाय अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इतना फोर्स चाहिए। और ये फोर्स किस एंगल पे लगना चाहिए? हॉरिजेंटल के साथ tan इनवर्स म्यू इतना एंगल पे लगना चाहिए। तो ये है मिनिमम फोर्स, और मिनिमम फोर्स जिस एंगल पे लगेगा वो ये एंगल है। तो यहाँ से एंगल चूज करेंगे और इस इक्वेशन से फोर्स चूज करेंगे, तो इतने फोर्स पे ये बॉडी मूव करने के टेंडेंसी में आ जाएगा। तो इसको देखिए, ध्यान से समझिए। बाकी आज के लिए इतना ही, अगला लेक्चर भी फ्रिक्शन के ऊपर ही आएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।